नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और ये हफ्ते का चौथा दिन और चौथा कारोबारी सत्र और चौथी तेजी का दिन भी आज आपको दिखाई पड़ेगा, जबकि लगातार मार्केट्स के अंदर खरीदारी बनी हुई है। और ये खरीदारी इस तरह की है कि ना केवल इसमें फ्रंटलाइन इंडेक्स पार्टिसिपेट कर रहा है, बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छी तेजी वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। हर दिन ड्राइवर चेंज हो रहे हैं बाजार की तेजी के, लेकिन किसी भी दिन की तेजी में मिड कैप स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन पीछे रहता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। आज के सत्र की भी बात की जाए तो करीब करीब सेंसेक्स 650 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी 200 अंक ऊपर कामकाज करते हुए, मिड कैप इंडेक्स जो कि रफली 206 अंक ऊपर है, रफली आधा % के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स में करीब आधा % की तेजी है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब आधा % ऊपर है। निफ्टी बैंक भी करीब करीब आधा % ऊपर कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन कल जहां 2100 शेयर तेजी में थे, 300 शेयरों में बिकवाली थी, आज 1700 शेयरों में तेजी है और करीब करीब 700 शेयरों में बिकवाली, यानी हर एक शेयर की गिरावट के सामने रफली 2 से 3 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज पार्टिसिपेट कर रहा है ऑटो, 1.5% की यहां पे खरीदारी देखने को मिल रही है। आईटी जो कि कल का लेगार्ड था, 1-1.5% नीचे था, आज वापस कम बैक करके गया। 1.5% की खरीदारी यहां पर देखने को मिल रही है और मीडिया करीब करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये कुछ नाम जहां पर आज आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। कल एफआईएस की बिकवाली थी 1000 करोड़ रुपए के आसपास की। लेट्स सी आज किस तरह का नंबर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आज एनएससी 500 के टॉप गेनर्स देखे जाए तो उसमें राजेश एक्सपोर्ट 17% ऊपर है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 14% ऊपर है, आरएचआई मैग्नेसिटा 9% ऊपर है और साथ ही साथ केईसी इंटरनेशनल 9% ऊपर है और एमक्यू फार्मा जो कि हाल की लिस्टिंग है ये भी करीब 7% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। गिरने वाले शेयरों में केईआई इंडस्ट्री, पूरा केबल एंड वायर आज प्रेशर में कामकाज कर रहा है। पहले निफ्टी के टॉप गेनर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज निफ्टी के सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में टाइटन का नाम शुमार है, आइशर मोटर दूसरा नाम है, भारतीय एयरटेल और बजाज ऑटो यहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर निफ्टी में कहीं देखने को मिल रहा है तो उसमें बजाज फाइनेंस है। कल अपना ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद बजाज फाइनेंस थोड़े से प्रेशर में है। अल्ट्राटेक सीमेंट दूसरा नाम है, अदानी पोर्ट और इंडसइंड बैंक के कुछ और ऐसे नाम जो कि प्रेशर में कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा आज जो मिड कैप में चढ़ने वाले शेयरों की बात किया तो सबसे ज्यादा खरीदारी मिड कैप में कहीं पर है तो आपको दिखाई पड़ेगी आज भारत फोर्ज में, जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। मैक्स हेल्थ केयर कल की तेजी और आज फिर कैरी फॉरवर्ड बाइंग। फिनिक्स लिमिटेड ये तीसरा नाम है जहां पे खरीदारी देखने को मिल रही है और एबी कैपिटल एक और ऐसा नाम जहां पे खरीदारी देखने को मिल रही है। आज एक अच्छा अपमूव देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में पॉलीकैब आज प्रेशर में है, पेटीएम में आज दबाव है, पूना वाला फिनकॉप आज दबाव में है और आइडिया ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप साइड पर आज जहां पर खरीदारी है उसमें आज गिरावट है, आज तेजी है केईसी इंटरनेशनल में, साथ ही साथ हिंदुस्तान कॉपर एक अच्छी तेजी में कामकाज कर रहा है। गार्डन रीच में खरीदारी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जो खरीदारी देखने को मिल रही है वो है एम्बर एंटरप्राइजेस में। गार्डन रीच में इनफैक्ट ये सेकेंड डे फॉलो अप बाइंग है। स्मॉल कैप में गिरने वाले शेयरों में जहां प्रेशर है आज उसमें आधार हाउसिंग है, फिनोलेक्स केबल है, एचबीएल इंजन है और एसडब्ल्यू सोलार है, जहां पर बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ नितिलेश जी मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ साथ नितिलेश जी से हम बातचीत करेंगे मार्केट के अलावा आपके सवालों के जवाबों पर भी। नितिलेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू, क्योंकि बाजार में लगातार चौथा दिन है जबकि खरीदारी है, ये तेजी का सिलसिला लग रहा है सेकेंड हाफ से थोड़ा थमना शुरू होगा। देखो मेरे हिसाब से अभी के लिए प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। जो मेरा टारगेट था 23,100 के आसपास का, उसका मार्केट ने रीच किया है। एटलीस्ट ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। 22,600 से हम लोग 1/2-3 दिन में ऊपर आ चुके हैं, तो एक्सपायरी भी है सामने, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज को देखना चाहिए। कल आई थिंक कल या फिर परसों के दिन ही मैं संदीप सर के साथ शो कर रहा था, तो मैंने एक चीज कही थी कि पॉली कैप अगर यहाँ पे मिलता है तो वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और अगर आज आप देखोगे पॉली कैप में तो वहां पे कैसी गिरावट देखने को मिली। तो अभी जो माहौल होगा बाजार में वो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। फिर से वन वे तेजी की तरफ ना देके स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस और कम क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो कम क्वांटिटी के साथ आप थोड़ा थोड़ा लॉन्ग जाएंगे, लेकिन हाँ पूरी तरह से इसमें अभी बाजार में लॉन्ग वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है। नितिलेश सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक वाइज आज थोड़ा सा अपमूव है टाइटन में और थोड़ी सी बिकवाली है बजाज फाइनेंस में, सो इन दोनों को आप कैसे देख रहे हो? डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, बजाज फाइनेंस में क्लाइंटों की पोजीशंस हो सकती है। कल मैंने 8,800 का पुट ऑप्शंस बाइंग करने को दिया है, कुछ क्लाइंट को अभी भी होल्ड करके चल गए। बजाज फाइनेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो एक इम्पोर्टेंट लेवल जो है, ये अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो थोड़ा सा स्टॉक के लिए क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग जो है और
गहरा सकती है, जहाँ पे 8,550, 8,560, ये लेवल का जो इम्पोर्टेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये लेवल अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो यहाँ से क्या हो सकती है, एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक ये होल्ड है तब तक आप क्या करें, 8,550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। दूसरी बात, टाइटन के ऊपर मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा बुलिश ही व्यू है। मैंने रिकमेंड भी किया है 3,070 के आसपास। मेरा जो इनिशियल टारगेट है वो तकरीबन 3220, 3230, जहां से उसने एक ब्रेकडाउन दिखाया था, तो वो लेवल क्या होंगे, क्लोजली वॉच करने के होंगे। यहाँ पे अगर सस्टेन रहता है और ये लेवल को निकाल देता है, तो फिर धीरे धीरे हम लोग 3450 और 3500, ये लेवल की भी क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा, जब मैंने 3,070 के आसपास रिकमेंड किया था, तो 3,020 का स्टॉप लॉस था। वो भी मैं ट्रेल करके सीधा 3,020 के आसपास, 3,120 के आसपास लेके आना पसंद करूँ। तो आपको राय दी गई है टाइटन और बजाज को लेकर भी, ये दोनों आज के बजिंग स्टॉक्स पे तो बात करना जरूरी भी था। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही साथ आप हमें मेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, और इसके अलावा आप फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सवालों का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। अब पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। टाटा पावर पे एक आशिम जी ने सवाल पूछा है, वो एंट्री पॉइंट पूछ रहे हैं। तो निथिलेश सर, क्या देख रहे हो आप टाटा पावर में, क्या करना चाहिए? तो देखो, टाटा पावर में अगर हम लोग देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट रेंज के आसपास खड़ा है, 380, 375। उसके लिए काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक नहीं निकालता है तब तक मेरे हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम जो है वो स्लगिश मोमेंटम रहेगा। एक बार स्टॉक को मैंने रिकमेंड किया है 320 से लेके 330 इस रेंज में लेने को कहा है। तो थोड़ा सा अभी हम लोग प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देंगे। अगर ये स्टॉक यहाँ से निकलता है 380 के ऊपर, तो ही इसमें एक फ्रेश मोमेंटम 420 की तरफ देखने को मिलेगा। अदरवाइज स्टॉक धीरे धीरे फिर से 350 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। बेस्ट अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखनी होगी तो टाटा पावर में एक चीज का ध्यान रखें, नीचे में अगर मिलता है तकरीबन 320, 300 ये एरिया के आसपास, तो वहां पे लॉन्ग करके चलना चाहिए। अपोलो माइक्रो पवन शर्मा साहब के पास है, ये पूछ रहे हैं कि क्या इसमें से निकलकर एमआरपीएल में स्विच करना चाहिए? अपोलो माइक्रो और दूसरा एमआरपीएल। देखो, अपोलो माइक्रो में अगर हम लोग देखेंगे तो एक बेस वाला एरिया है, 100 से लेके 105 का रेंज है। ये अगर 110 के नीचे या फिर 112 के नीचे ट्रेड करता है तो इसमें से निकल जाइए। और ऊपर में एक हर्डल है 120 का, वो अगर निकालता है तो 135 तक की इसमें चाल हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा, एमआरपीएल की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रक्चर वाइज एमआरपीएल ठीक ठाक ही लग रहा है। दोनों स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो चार्ट फॉर्मेशन सेम ही है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बन रहा है। तो मेरे हिसाब से जो है उसको ही होल्ड करें, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आप अपोलो माइक्रो सिस्टम में होल्ड करके चल सकते तो अपोलो माइक्रो और एमआरपीएल, इन दोनों को लेकर राय आपको दी जा चुकी है। इसके अलावा हितेश जैन साहब का सवाल है, इनके पास अल्काइल एमाइन के शेयर हैं 2200 रुपये के दाम पर। जिस तरह की गिरावट आ रही है, इनका एक ही सवाल है, क्या इसमें फर्दर एवरेज करना चाहिए? और दूसरा, इनके साथ समय की कोई अवधि नहीं है, मतलब समय अवधि की कोई दिक्कत नहीं है। सो क्या करना चाहिए इनको इस पोजीशन में? हैं। ये स्टॉक मिल नहीं रहा है, तब तक आप दूसरा सवाल दे दीजिए। ओके। एक आइडिया फोर्स के ऊपर सरवनी जी का सवाल है, इनके पास 395 रुपये के दाम पर खरीदारी है, 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, हाल की ही लिस्टिंग है। कोई राय रखते हो आप आइडिया फोर्स पे? एक मिनट। देखिए, स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूअसली जो ट्रेंड बनते आया है वो डाउन ट्रेंड भी है। और अभी एक जो मोमेंट आया है एक दो दिन से, अगर हम लोग देखेंगे तो 306 से लेके 380 वाला एक मोमेंटम दिखाया है स्टॉक ने। तो ये अगर हाई निकालता है 396 का, तो ये अपसाइड मोमेंटम है, थोड़ा वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जिनके पास है वही होल्ड करे। मेरे हिसाब से फ्रेश स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक में एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है।
तो थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है, तो उस पार्ट का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब मथुरा चलते हैं, वहाँ पे गौरव जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार गौरव जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा टीटागढ़ रेल का था, 30 शेयर है मेरे पास 1027 की एवरेज प्राइस पे। सर क्या Okay. करना चाहिए, इसमें निकल जाना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? भी प्राइस आ जाएगी कि नहीं आएगी? तो गौरव जी कितने समय के लिए आपने वैसे इन्वेस्ट किया था इसमें? समय तो पूरा है, समय की समस्या नहीं है। ओके, तो अभी आप कॉस्ट फिर क्यों ढूंढ रहे हैं कि ऊपर कॉस्ट आ जाएगी या नहीं आएगी, ऐसा क्यों? सर ये कुछ एवरेज कर लेना चाहिए भी और खरीद लेना चाहिए या फिर टाइम लगेगा अभी आने में? चलिए, तो नितलेश जी क्या करा जाए? टीटागढ़ रेल सिस्टम 1000 रुपये 1027 के दाम पे खरीदारी है और 700 750 आ चुका है, करीब 25% के आसपास कैपिटल वाइप आउट हुई है। अभी क्या करना चाहिए इन्हें अपनी पोजीशन के अंदर? फर्दर एवरेज करें या बने रहें? नहीं, मेरे हिसाब से जब तक ये स्टॉक 780 800 ये लेवल अगर क्रॉस नहीं करता है, तब तक मेरे हिसाब से कुछ ना करें। एवरेज का अगर आप सोच रहे हो तो थोड़ा सा नीचे आप प्लान कर सकते हो 680 के आसपास, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा आपको 620 के आसपास, क्योंकि अभी सबके मन में जो डर है, मेरा भाव नहीं आ रहा है, मार्केट भले ही 4-5% ऊपर चला गया है लेकिन भाव नहीं आ रहा है, तो इस वजह से लोगों में डर है। तो देखो, आप जब भी स्टॉक को लेते हैं तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आप लंबी अवधि के निवेशक हो या फिर क्या है। जब भी आप लंबी अवधि के निवेशक होते हैं तो 40% 50% स्टॉक आपका जब गिरता है तो उसको देखने की भी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो कभी भी सर जब स्टॉक में गिरावट आती है तो ऐसा लगता है कि ये भाव कभी वापस आएंगे ही नहीं, और जब बाज़ार में तेज़ी आती है तो ऐसा लगता है ये भाव कभी जाएंगे ही नहीं। सो दोनों तरह की एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए तैयार रहिए। मार्केट है ये, इसमें हर तरह के भाव आते हैं, आपको लेवल्स बताए गए हैं, आप उनको ध्यान रखिए, उसके हिसाब से रणनीति बनाइएगा। बस कोशिश ये करिएगा कि हर सिचुएशन में, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, शेयर अच्छी क्वालिटी का ही लीजिएगा, ताकि अभी गिरावट आए तो आपको ज़्यादा घबराहट ना हो। अब एक सवाल आया है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस को लेकर, शेखर शर्मा साहब के पास है। 405 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है और रेमंड 1905 रुपये के दाम पे है। काफ़ी लॉस है, करना क्या चाहिए इन दोनों में? देखो, रेमंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक में एक थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है 1440 के आसपास का, 1440 1450, ये लेवल अगर ये निकालता है तो थोड़ा सा एक जिसको हम लोग बाउंस कह सकते हैं, वो 1650 1700 ये लेवल तक क्या हो सकता है देखने को मिल सकता है। और दूसरा स्टॉक कौन सा? इनका एक था फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, FSL। देखो, एफएसएल की बात अगर हम लोग कहेंगे तो थोड़ा सा है, एक लेवल को होल्ड कर रहा है 310 315, ये अगर निकालता है तो ही इसमें कुछ मूवमेंट दिखेगा। अदरवाइज स्टॉक में फिर से एक थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखने को मिलेगा। जो रिसेंट लो लगे हैं 270 के आसपास के, वो अगर फिर से ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो वहां से क्या करना चाहिए, आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जो स्ट्रक्चर बना है वो क्लियर कट वीकली चार्ट के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, साथ साथ अभी उसी लेवल को क्या कर रहा है बाजार, रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो FSL और रेमंड, इन दोनों को लेकर आया, आप सुन रहे थे नितलेश सर की। इसके अलावा एक सवाल आया है बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। संदीप सरोहा साहब के पास ये शेयर हैं और उनकी खरीदारी का लेवल उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप क्या राय रखते हो बैंक ऑफ इंडिया को लेकर? क्या करना चाहिए इसमें? 340 शेयर है उनके 180 रुपये के दाम पे। देखो, बैंक ऑफ इंडिया का मैं चार्ट कल भी देख रहा था। एक चीज स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो अभी एक 100 रुपए के ऊपर मेंटेन हो रहा है। 107 एक नेक्स्ट पड़ाव है, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत होल्ड करना चाहिए। और यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करता है 100 से लेके 105 इस रेंज पे कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेकआउट दिखाता है तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत पोजीशंस ऐड करके चल सकते हैं 101 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। मतलब 4 रुपए का आपका क्या होगा, एक रिस्क आप लेके चल सकते हो। 180 अभी कहना काफी मुश्किल होगा स्टॉक के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो 80% होता है। तो अभी का माहौल ऐसा है कि यहाँ पे 8-10% मिले तो भी अच्छा है, और इतना दूर का थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसमें 140 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर मैं इसमें बात करूंगा सीधा 210 रुपए। वैसे नहीं, खरीदारी 108 रुपये की थी, मेरे से गलती हुई, 180 नहीं था, लेकिन 108 है तो आपका भाव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो अभी नेक्स्ट लेवल आपको दिख भी रहा है।
इसके अलावा एक सवाल आया है साईं प्रवीण साहब का, हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं। टाटा कम्युनिकेशन के शेयर हैं 1350 रुपये के दाम पर, और टाटा कम्युनिकेशन 2 दिन का सिंगापुर में रोड शो भी कर रहा है। सो लगातार 2 दिन से तेज़ी में भी है। करना क्या चाहिए इसमें नितलेश सर? देखो स्ट्रक्चर वाइज तो अच्छा लग रहा है। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने 1580 का एक पुट ऑप्शन मेरे पर्सनल अकाउंट में लिया है, तो थोड़ा सा बायस ना हो। 1560 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो इसके नीचे थोड़ा सा क्या हो सकता है, वीकनेस हो सकता है। आपका जो लेवल है 1300 के आसपास आपने लिया है, 1360 के आसपास, तो बने रहिए। स्टॉक अच्छा है, मैंने इंट्राडे या फिर 1-2 दिन का लिए ऑप्शंस में पोजीशंस बनाई है। थोड़ा लग रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो 1560 जब तक मेंटेन है तब तक डरे ना। ऊपर में 1630 1640 ये अगर लेवल निकलता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1600 के आसपास लेके चले, और यहाँ से मोमेंटम फिर क्या हो सकता है, अच्छा रह सकता है। तो आप पहले 1600 के आसपास अभी चल रहा है, आपको लेवल्स बताए गए हैं, उनके हिसाब से देखिए, और मध्यम से लंबी अवधि के हिसाब से दोनों तरह से आपको कॉल दी गई है, आप उसको भी आधार मान सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं। हमारे साथ गुलशन यादव हैं अलवर से। यादव साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार यादव साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 400 शेयर हैं 138 के प्राइस पे। ओके, तो सर लॉन्ग टर्म के लिए मैं पूछना चाहता हूँ क्या सही रहेगा क्या? चलिए तो 5 से 10 साल के लिए सर। ओके, आप फर्दर एवरेज कर सकते हैं? जी सर। तो नितलेश सर, इनके पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर हैं 400 शेयर 138 रुपये के दाम पर। आप क्या राय रखते हो, इन्हें क्या करना चाहिए इसमें? देखिए थोड़ी देर के लिए वेट करें। 120 122 एक रेजिस्टेंस है जहां से स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी, इसके ऊपर मेंटेन रहता है तो आप ज्यादा कुछ ना करें, 105 रुपए का स्टॉप लॉस डालें और पोजीशंस का वेट करें। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत एक भाव आपको देखने को मिल सकता है, 135 के आसपास एक बार जा सकता है स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक को मैंने 107 105 ये लेवल के ऊपर फिर से लोगों को लेने के लिए रिकमेंड भी किया था, जब ये 107 108 के आसपास चल रहा था। तो वेट करें, मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट दिखाता है तो मोमेंटम क्या हो सकता है, सस्टेन हो सकता है। तो थोड़ा वेट करिए, अगर कहीं नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। वैसे भी अभी हाल की लिस्टिंग है, सो थोड़ा समय इसको बाजार में गुजारना पड़ेगा, तब जाके सिचुएशन बेटर समझ में आएगी, लेकिन अभी के लिए आप वेट करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा एक सवाल आया है नितलेश जी गौतम जी का, आपके बड़े फ़ैन भी हैं। इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर खरीद रखे हैं 233 रुपये के दाम पे, और केनरा बैंक के शेयर खरीद रखे हैं 105 रुपये के दाम पे। इन दोनों पे ही आपकी राय? देखो बैंक ऑफ बड़ौदा में व्यू जो है वो बुलिश है व्यू। मैंने कल भी एक कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया था। ये स्टॉक लेने का स्टॉक है, मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो ये 220 का एक हर्डल तो होगा, ये अगर ये निकाल देता है तो फिर यहाँ से मोमेंटम क्या होगा, 235 तक जो आपका रेट है वहां तक ये चलने की गुंजाइश रखता है। चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट का फॉर्मेशन भी बन रहा है, और लेना भी होगा आपको, थोड़ा एवरेज करना होगा। तो नीचे अगर मिलता है किस कारण से स्टॉक 200 198, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। नेक्स्ट जो काउंटर होगा वो कैनरा बैंक का। देखो कैनरा बैंक में दिक्कत जी तो है, ये मोमेंटम नहीं दिखा रहा है। इस स्टॉक में एक बढ़िया मोमेंटम तभी देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 95 रुपीज के ऊपर निकलेगा। अगर ये 95 रुपीज के ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्टॉक है वो थोड़ा सा अभी सेफ जोन में आ चुका। तो आपको लेवल्स बताए गए हैं दोनों स्टॉक को लेकर, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। किशोर कुमार जी एक सवाल पूछ रहे हैं, इनके पास आईटीसी के 426 रुपये के दाम पर शेयर हैं, और इसमें ये 6 महीने का नज़रिया रखते हैं। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इन्हें? देखो आईटीसी होल्ड है, अच्छा काउंटर है। एक चीज इसमें है कि मैं इसमें उछाल में लेने के बदले नीचे में रिकमेंड किया है मैंने, 380 360 इस रेंज में आता है, तो आप 345 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत निगेटिव है। मैं वेट कर रहा हूँ, अगर ये नीचे मिलता है तो चाहिए तो आप 380 365 ये रेंज में अगर मिलता है तो थोड़ा सा एवरेज करने की कोशिश करें। तो 360 365 इस जोन के आसपास कहीं मिले तो आप फर्दर एवरेज कर सकते हैं, लेकिन बने रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए नोएडा से विकास जी मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार। नमस्कार सर।
नमस्कार विकास जी, क्या सवाल है आपका? सर मैंने एनएमडीसी खरीदा था ये हाल की गिरावट में 60 रुपए पे, तो ओके। इसमें बुक करना सही रहेगा प्रॉफिट या अभी होल्ड कर लूँ? और तो विकास जी, आपने जो ये खरीदारी की थी, ये कितने समय के लिए की थी? शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए? किया तो था, मतलब 6-7 महीने के लिए किया था, बट अभी थोड़ा प्रॉफिट इसमें दिख रहा है 16-17%। तो ये 20% का प्रॉफिट आपको पूरा पड़ गया? मतलब कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए भी। ओके ओके। क्या करना चाहिए नितलेश जी, इनके पास एनएमडीसी के शेयर हैं, अच्छे दाम पर खरीदा है इन्होंने शेयर, मतलब 60 रुपये का इसका 52 वीक्स लो है और 60 रुपये पे इनकी खरीदारी है, 500 शेयर हैं। करें क्या भैया? देखो, कभी कभार क्या चीज होती है मालूम है कि प्रॉफिट जैसे ही दिखना चालू हो जाता है हम लोग निकलने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं इनको एक राय दूंगा, अगर आपको निकलना ही है तो एटलीस्ट 300 शेयर एग्जिट करें और बाकी के जो 200 शेयर है उसको होल्ड करें 65 रुपीज के स्टॉप लॉस बना के। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ से स्टॉक 100 रुपीज की तरफ बढ़ता है तो फिर आपके मन में रिग्रेट आएगा, और वो रिग्रेट जो है वो आगे काम करने में आपको दिक्कत देगा। तो बेटर ये होगा, अगर आपने 300 बुक करी और 200 रखे आपने, तो ये होगा कि एटलीस्ट 200 रखे। अगर समझो यहाँ से नीचे आता है तो आपके मन में एक चीज होगी, एटलीस्ट 300 तो बुक किए, क्योंकि मार्केट का जो गेम है वो साइकोलॉजी का गेम है, मेंटल टफनेस का गेम है, इसमें हर समय पे रिग्रेट होता है। तो बेटर जो मैं करता हूँ मेरे क्लाइंटों के हिसाब से, थोड़ा क्वांटिटी बुक करो और बाकी का जो है वो ट्रेल करके पोजीशंस को होल्ड करो, क्योंकि अभी अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो ये स्टॉक मूवमेंट भी दिखा सकता है। देखिए सर, वैसे भी मार्केट रिग्रेट मशीन है, ये हमेशा ही रिग्रेट देगी आपको, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए उसमें रिग्रेट तो आना ही है। लेकिन ये बिल्कुल सही फैसला है कि अगर आप निकलना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा निकलिए और जैसे जैसे तेज़ी मिलते रहे अपना कैपिटल फ्री करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। आपको अगर ये ऊपर जाएगा तो भी रिग्रेट नहीं होगा और नीचे आएगा तो भी आपका कुछ पैसा बुक हो चुका होगा, तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। एक सवाल आया है हमारे पास कोरोमंडल को लेकर, दीपक सिंह साहब का। इन्होंने शेयर में खरीदारी कर रखी है और 100 शेयर है 1848 रुपये के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें नितलेश सर? देखो, कोरोमंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट को दिखा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, 1930 1920 ये लेवल अगर ये नीचे के साइड में ब्रेकडाउन कर देता है तो यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकता है स्टॉक में। तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 1920 1925 के आसपास। 1920 1925 का एक स्टॉप लेके आप पोजीशन को देख सकते हैं। अमरनाथ सिंह साहब हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, इनके पास KEI इंडस्ट्री के शेयर में एंट्री लेने की इच्छा रख रहे हैं। आज ये बड़े एक्सीडेंट का हिस्सा ही बना है KEI इंडस्ट्री। और कैस्ट्रॉल भी है इनके पास 172 रुपये के दाम पर 6000 शेयर। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखो, KEI में अगर हम लोग बात करेंगे तो जब भी मैं तो एक राय लेके चलता हूँ हमेशा, किसी भी स्टॉक में एक्सीडेंट होता है, न्यूज फ्लो अगर खराब आता है तो 10-12% गिरने के बाद मैं उस स्टॉक्स को देखता नहीं हूँ जब तक कुछ मूड और माहौल शांत ना हो जाए। तो मेरे हिसाब से स्टॉक से दूर रहे। पॉलीकैप में भी देखो थोड़ा सा मोमेंटम आया था, फिर आज एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, तो उसी हिसाब से वो भी है KEC में। कैस्ट्रॉल ठीक है, कैस्ट्रॉल के ऊपर आपका 172 रुपीज के आसपास का बाइंग वाला रेंज है, तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं कैस्ट्रॉल में। अभी ये 218 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब तक ये स्टॉक 212 210 ये लेवल को मेंटेन करता है तब तक इसमें डरने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से ये वाला जो लेवल है 210 205 यहाँ से फिर से क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, तो बने रह सकते हैं कैस्ट्रॉल। तो कैस्ट्रॉल में बने रहने की राय आपको दी जा रही है और साथ साथ KEI इंडस्ट्री को लेकर भी आपको राय रणनीति बताई है नितलेश सर ने। बजाज फिनेंस के बाइंग लेवल 10 साल के लिए हेमंत जी पूछ रहे हैं, करना क्या चाहिए नितलेश जी? वैसे भी ये एक मनी स्पिनर रहा है, पिछले 15 साल में हर साल प्रॉफिट देने वाला स्टॉक है सिवाय 3 सालों के। करना क्या चाहिए बजाज फिनेंस में? देखिए, बजाज फाइनेंस मैं अभी थोड़ा सा वेट करूंगा स्टॉक में, अगर लोअर लेवल आते हैं तो ही हम लोग इसमें बाइंग करने की सोचेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा अवॉइड करिए। देखो 10 साल का व्यू है, अच्छा स्टॉक है, लेकिन हर एक लेवल बाइंग का लेवल नहीं रहता है, क्योंकि स्टॉक में क्या होता है कभी कभार स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आते हैं, सेक्टरल चेंजेस भी आते हैं। क्योंकि अभी इस रैली में जो 52 वीक का जो हाई लगाया है स्टॉक ने, ये ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक कंटिन्यू रैली दिखाएगा।
हमने काफी बार देखा है कि निफ्टी को या फिर इंडेक्स को ऊपर लाने के लिए कुछ स्टॉक्स का अहम रोल होता है, उनका रोल खत्म होता है, उसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, आईडीएफ एचडीएफसी ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। तो वो वाले थोड़े से क्या हो सकते हैं, अभी पीछे रह सकते हैं और बाकी के काउंटर थोड़ा सा मूवमेंट और दिखा सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको कहीं नीचे के जोन्स मिलें तो एक बार को ज़्यादा बेहतर विकल्प, ज़्यादा बेहतर एंट्री हो सकती है, लेकिन अभी के लिए आप इसको थोड़ा समय दे दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा एक सवाल आया है रिलैक्सो पर, हितेश जैन साहब का। अरे इनफैक्ट नितलेश सर, ये सवाल तो मेरा भी होगा। रिलैक्सो इकलौता ऐसा स्टॉक है जो एक तरफा ताश के पत्ते की तरह टूटता ही चला जा रहा है और अभी भी ये कहीं रुका नहीं। अब क्या करना चाहिए इसमें? एक मिनट, इसका मैं वीकली एक बार चार्ट देख लेता हूँ। देखो, स्टॉक में ये कंटिन्यूअसली स्ट्रक्चरल तो चीज है, लेकिन इसने अभी अपने आप को एक जो इम्पोर्टेंट लेवल था जहां पे उसने एक ब्रेकआउट दिखाया था 2019 के आसपास, एक पेंडेंटल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, उसी जगह पे अभी क्या कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है। अगर ये लेवल के ऊपर मेंटेन होता है 440 450 ये लेवल के ऊपर, तो थोड़ा सा एक रिलीफ बाउंस हमें देखने को मिल सकता है 520 550 ये लेवल तक। क्योंकि स्टॉक अगर हम लोग देखेंगे तो 19 से लेके 400 से लेके 1400 वाला स्टॉक हो चुका था, अभी 400 के आसपास खड़ा है। तो वेट करें 450 460 ये लेवल के ऊपर मेंटेन रहता है तो एक थोड़ा सा बाउंस हमें देखने को मिलेंगे। तो आप इस लिहाज से इसको देखिएगा, लेकिन एक तरफा सच में गिरावट रिलैक्सो के स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। राजेश शर्मा साहब पूछ रहे हैं कि क्या इंटरग्लोब एविएशन और कैपलिन पॉइंट इस रेट पे इन्वेस्ट करने लायक हैं, कंसीडरिंग कि इंटरग्लोब एविएशन अपने ऑल टाइम हाइस पे कामकाज कर रहा है? ये सर एक बार स्टॉक्स का नाम बताइए। इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। देखो, इंडिगो में अभी मैं वही देख रहा था कि मैंने क्लाइंट को एक पुट ऑप्शंस बाइंग करने के लिए रिकमेंड किया है, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है इंडिगो में। तो लोअर लेवल से काफी अच्छा चला हुआ काउंटर है, तो मेरा इसमें जो व्यू है, मैं इसमें सेल जाना पसंद कर रहा हूँ। व्यू 1 से 2 दिन का ही, भले ही चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिखाया, लेकिन लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है 4950 4900 ये लेवल तक। मेरा जो व्यू है वो गलत तभी होगा जब ये 5120 के ऊपर मेंटेन रहे। तो राय यही है कि आप इंडिगो के केस में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग शायद आते हुए देखें, तो अभी लॉन्ग तो मत जाइए, एटलीस्ट वेट करिए, वॉच करिए, देखिए क्या सिचुएशन बनती है, उसके बाद कॉल लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया हुआ है वोडाफोन आइडिया में फ्रेश एंट्री करने को लेके और आईएक्स पर क्या राय रखते हो नितलेश सर आप इन दोनों पर? देखो, वोडाफोन में अगर हम लोग देखेंगे तो वोडाफोन में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, एक लॉटरी की तरह आप ले सकते हो, लगी तो ठीक, अदरवाइज नहीं। इसमें बड़ा कुछ होने वाला तो नहीं दिख रहा है। मैंने भी ये स्टॉक को रिकमेंड किया हुआ है, डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, लेकिन हमारा जो लेवल है वो काफी लोअर लेवल से मैंने रिकमेंड किया था, और ऊपर जब गया था तो उसमें प्रॉफिट बुक भी किया था, तो हम लोगों ने कैपिटल को थोड़ा बहुत फिल कर लिया। तो इसमें एक चीज है, ये स्टॉक जब तक 8 रुपए के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इसमें थोड़ा सा मोमेंटम जो होगा वो स्लो ही रहेगा। 8 रुपए के ऊपर निकलता है तो एक मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक में अगर किसी को जाना है और रखना है पोजिशनल बेसिस के ऊपर या फिर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो ये अगर ये 10 रुपए के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप पोजिशंस बना के चल सकते हो। फिर 8 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा, फिर इसको मैं थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए क्या करूंगा, होल्ड करूंगा। क्योंकि स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो सुजलॉन इंडस्ट्री का अगर आप चार्ट देखोगे, जब वो स्टॉक 7 रुपए से लेके 14 रुपए ये वाला मोमेंटम दिखा रहा था, वैसे ही स्ट्रक्चर के स्टॉक में वीकली बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन 10 रुपए के ऊपर। तो वोडाफोन आइडिया एक्चुअल में अगर आप इसमें पैसा डाल रहे हो तो सच में लॉटरी ही सोच के डालिएगा, क्योंकि ये डेट वाइज देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, लॉस वाइज देश की सबसे बड़ी कंपनी, इक्विटी वाइज देश की सबसे बड़ी कंपनी। तो इस तरह की सिचुएशन के साथ अब आप जा रहे हो तो ये सच में ही लॉटरी है। इसके अलावा एक सवाल आया है जी एंटरटेनमेंट को लेकर, आशिफ पटेल साहब का। इनके पास 533 रुपये के नहीं 101 रुपये के दाम पे 533 शेयर हैं
और लेने की इच्छा रख रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए जी में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक कंटिन्यूअसली एक डाउनसाइड वाला मोमेंटम ही दिखा रहा है। वीकली चार्ट भी अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें एक चीज ध्यान रखें, जब तक ये 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है 90 रुपीज आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। इसके नीचे अगर जाता है तो एक बार के लिए निकल जाइए, मेरे हिसाब से एवरेज ना करे तो ही बेटर रहेगा। तो एवरेज ना ही करें, ज़्यादा बेटर। इनफैक्ट जी एंटरटेनमेंट और पीएनबी दो ऐसे नाम हैं जो पिछले 10 साल से कहीं गए ही नहीं, वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ पर थे। सो ज़रा देख संभल के ही इनमें आप काम करिएगा। स्टाइल बाजार, ये हाल की ही लिस्टिंग है, आईपीओ के अलॉटेड हैं 389 के दाम पर। आप इसे कैसे देख रहे हो नितलेश सर? स्टॉक का नाम सर? स्टाइल बाजार रिसेंटली लिस्टेड है, तो शायद आपको चार्ट्स के ज़्यादा डिटेल में मिले ना। नहीं है सर मेरे इसमें सिस्टम में ओके। थोड़ा सा। एक मनोज जी का सवाल आया है, इनके पास आयरेडा के शेयर हैं 230 रुपए के दाम पे, करीब करीब 2500 शेयर। अब इन्हें क्या करना चाहिए? आधा हो चुका है शेयर। देखिए स्टॉक अभी एक मोमेंटम तो निकाला है, 150 का जो एक हर्डल था उस हर्डल के ऊपर तो निकला है। अभी मेरे हिसाब से जो है उसको होल्ड करें। नीचे में एक लेवल देखिए 145 रुपीज का, 145 152 रुपीज का, वो अगर निकाल देता है तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए निकल जाइए। फिर देखेंगे बाद में क्या होता है। लोअर लेवल के ऊपर अगर मिलता है तो वहां पे लेने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज यहाँ से क्या रखना चाहिए, दूर रखना बेटर रहेगा। ओके। कुछ सवाल फेसबुक के जरिए भी आए हैं, जहां पर चंदन राय साहब पूछ रहे हैं कि वकरांगी में क्या करें? 17 रुपए की बाय है। अब आप बताओ, ये दूसरा एक लॉटरी निकला आइडिया की तरह, यहाँ क्या किया जाए? देखो वक्रांगी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ठीक है, चल रहा है 11 रुपए के आसपास। इसमें व्यू लेना ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग एग्जिट करेंगे बोलेंगे तो फिर थोड़ा सा ये चीज होगी। तो रख सकते हैं 10 रुपए का एक साइकोलॉजिकल एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप रख सकते हैं पोजीशंस को, लेकिन ज्यादा होप्स नहीं है इसमें रखना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे पेनी स्टॉक से दूर रहता हूँ। मुझे याद है जब हम लोग स्टार्टिंग में करियर में थे एक्चुअली, तो जब मैंने एनालिसिस करना अच्छे लेवल के ऊपर हम लोग कर रहे थे, तो इसमें एक सबसे बड़ा एक डेंट लगा था ये स्टॉक में, 50% 60% वो गिरा था। तो जब भी ऐसे स्टॉक गिरते हैं तो हम लोग उससे क्या करते हैं, दूरी बना के चलते हैं। मतलब नितलेश सर क्या बताऊं, इस कंपनी के 1200 रुपए के दाम थे, जो आप कह रहे हो ना 50% का फॉल, वो मेरे सामने था, उस समय बाजार में था, मैं एक्टिव था और तब से इसमें मैं इसको ट्रैक कर रहा हूं। मतलब चंदन जी, एक बहुत सीधा सा सवाल है, आप इस शेयर में 10 रुपये पे लेके क्या उम्मीद लगाते हो? 1000 रुपये हो जाएगा? आपको क्या लगता है 20 रुपये हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा? हो सकता है हो भी जाए, कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन ये 10 से 20 तक जब पहुंचेगा तब तक आप इतने पेन को ऑलरेडी झेल चुके होंगे कि आप कहेंगे क्या ही पैसा डाला, कहाँ ही पैसा डाला। सुकून से अच्छे शेयरों में पैसा डालिए, पोर्टफोलियो बनाइए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, अच्छा पैसा वैसी बाजार बना के आपको दे देगा। इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन बाजार में नीचे मिल रहे हैं, आप कहाँ इसमें पैसे फंसा के बैठे हुए हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका चार्ट खुद कह रहा है कि ये किस सिचुएशन में रहा है और किस सिचुएशन में कंपनी अभी खड़ी हुई है। अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है तो हमें ही खाली नहीं दिख रही ना 10 रुपये की, पूरी दुनिया को दिख रही है। वो 10 रुपये थी, लायक सिचुएशन थी, इसलिए 10 रुपये पर है। कोई चीज़ अगर 5000 लायक थी तो 5000 रुपये पर है। सो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। रीना परमार जी का एक सवाल आया है जुबिलेंट फूड पर, 755 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। क्या करना चाहिए इसमें? बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए? देखिए जुबिलेंट फूड में मेरे हिसाब से बने रह सकते। थोड़ा सा एक जो बाउंस है वो बाउंस एक्सपेक्टेड है, लेकिन स्टॉक में बड़ा वाला रिटर्न जो है उसका एक्सपेक्टेशन ना करें, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टॉक है वो काफी लोअर लेवल से चला हुआ था। मैंने रिकमेंड भी किया था 525 रुपए के आसपास, 750 के टारगेट थे हमारे। लेकिन अभी एक चीज का ध्यान रखें, 620 630 ये लेवल चल रहा है। 580 के नीचे अगर ये जाता है तो इसमें से क्या करें, एग्जिट करें। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो अभी आप पोजीशंस को होल्ड करिए, लेकिन लेवल्स बताए गए हैं उनको भी ध्यान रखिए। कंपेरेटिवली बहुत अच्छी
स्टॉक है, तो उस हिसाब से भी आप नज़र रख सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं, हमारे साथ सुनील जी मौजूद है पलवल से। सुनील जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सुनील जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी सर, मेरा ITI का था ITI का? 300। ओके 300 का प्राइस है, मेरा 576 शेयर है जी। ओके, और कितना समय आप इसे दे सकते हो? सर आप बताइए। सुनील जी एक बात पूछूं आपसे, जी आपने जब ये शेयर खरीदा था तब इसके बारे में कुछ पढ़ाई की थी? जी नहीं। सुनील जी इस कंपनी को पिछले साल 550 करोड़ का घाटा आया था, उससे पहले साल 350 करोड़ का घाटा है, इस साल अनुमान है 450 करोड़ का घाटा ये कंपनी देगी। ये कंपनी वैसे तो सरकारी ऑर्डर्स पे ज़्यादातर काम करती है, लेकिन अब करना क्या है ये सिचुएशन आपको नितलेश जी बताएंगे। नितलेश जी एक और PSU जो रैली में चला तो, लेकिन अब फिजल आउट हो गया, क्या किया जाए इसमें? देखो ऊपर में एक रेजिस्टेंस है 277 का, अगर ये निकालता है तो थोड़ा सा एक रिलीफ रैली हमें देखने को मिल सकती है 320 का। फिर वहां पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर वहां से आप क्या कर सकते हो, पोजीशन थोड़ा सा लाइट करके पोजीशंस को चले। देखो एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मालूम है कि जब भी कोई स्टॉक 90 डिग्री में चला जाता है तो वो कभी भी लेवल लेने का लेवल नहीं रहता है, भले वो गिरे, क्योंकि वहां पे क्या किया जाता है, हैंड एक्सचेंज होते हैं, रिटेल ऊपर में ट्रैप होता है। आप चार्ट को देखिए, MTNL देखो या फिर अभी ये ITI का चार्ट देखो, दो चार चार्ट्स ऐसे रहेंगे। वहां पे क्या होता है कि जब भी हम लोग उसमें जाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हमें वहां पे लेके जाया जाता है। कोई इन्फ्लुएंसर होगा या फिर कोई यूट्यूब चैनल होगा, फिर वो बोलेगा 600 वाला 300 में मिल रहा है, ये चीज हो रही है। कंपनी कितने समय के से मार्केट में है, क्या चीज है उसका, जैसे आपने एक चीज अच्छी कही कि लेने से पहले कुछ ना कुछ स्टडी करे, प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, आने वाला ग्रोथ कैसे है, क्या चीज है, उसको थोड़ा बहुत एटलीस्ट देखिए। ये समझ नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट चार्ट के ऊपर तो देखिए स्टॉक में क्या है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंस होंगे, क्या चीज है, वो वाला देखिए। तो सुनील जी देखिए फैक्ट है ये चीज़ कि नंबर्स कंपनी के ख़राब हैं, शेयर नीचे आ रखा है, तो आपके पास चॉइसेस बहुत बची नहीं है। लेकिन आगे से ये गलती हो गई, ठीक है अपनी जगह, लेकिन आगे से कभी भी किसी शेयर में पैसा डालें तो पहले उसके बारे में जानकारी साझा कर लीजिए, ताकि बाद में उसके बारे में ज़्यादा पूछने की ज़रूरत ना पड़े। सो पढ़ना तो एक बार पड़ेगा ही, चाहे तो पहले या बाद में, तो बेटर इस पहले पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल। जी जी नितेश सर बोलो। देखो गलती हमेशा ये सबसे होती है। अभी देखो 23,100 रुपए का जो कॉल ऑप्शन था वो 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, मैंने 10 रुपए के ऊपर ऑर्डर लगा दी और अभी वो 11 रुपए 80 पैसे वाला 100 रुपीज चला गया। तो स्टॉक मार्केट में रिग्रेट होता है, सब लोग ऊपर नीचे होता है। देखो गलतियों से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 2023 में मैं कंटिन्यूअसली शॉर्ट पोजीशंस बनाए जा रहा था और मार्केट वन भी ऊपर चल रहा था। तो हम लोग भी लॉसेस करके ही सीखते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने मार्केट पे लॉस नहीं किया हो। एक्सपीरियंस से ही आपको चीजें समझ में आई। तो बेटर है ना, इसको आप दूसरे गलती सीख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। इतने सारे सवाल आ ही रहे हैं, छोटे छोटे शेयरों पे आ ही रहे हैं, बड़े बड़े शेयरों पे भी आ ही रहे हैं, राय दोनों पे आप सुन ही रहे होंगे, तो बेटर है आप उनको सुनिए ज़्यादा बेहतर तरीके से, जिन पे राय अच्छी है, जो अच्छे नाम है। बुरे शेयरों में क्यों ही फंसना। आगे बढ़ते हैं। HFCL में क्या करें, ठाकुर साहब पूछ रहे हैं। एक और ITI का ही काउंटर पार्ट है, क्या करना चाहिए नितलेश सर इसमें? देखो HFCL में आई थिंक परसों के दिन मैंने एक रिकमेंड किया है 80 रुपीज के आसपास, 77 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करने बोला है। और लग रहा है कि एक बार के लिए मोमेंटम जो है वो 90 रुपीज तक हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक में काफी ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज के आसपास खड़ा था इस वजह से। लेकिन जब भी हम लोग स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए। 77 मतलब 80 रुपए से मैंने बाइंग बोला है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस है। जैसे ही 85 रुपीज को क्रॉस करेगा, मैं मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 81-82 रुपीज के आसपास लेके चला जाऊंगा, जिससे कि क्या होगा, मेरा जो रिस्क होगा वो जीरो रिस्क। तो HFCL को लेकर राय आप सुन रहे थे। एक और सवाल आया है अनीता जी का, नितलेश सर, इजी माई ट्रिप पर 19 रुपए के दाम पे खरीदारी है। ये सारी वही कैटेगरी के शेयर आ रहे हैं जिन कैटेगरी में बात करना ज़रूरी भी है और बात की भी नहीं जाती। आप क्या राय रखते हो उस पर? देखिए स्टॉक को मैंने भी रिकमेंड किया हुआ है ऑलमोस्ट
17-18 रुपए का मतलब पहले वाला जो लेवल होगा, आई थिंक इसमें एक स्प्लिट हुआ था, उसके पहले वाला जब लेवल था, लेकिन स्टॉप लॉसेस मैंने हिट करवा के बाहर निकल गया था। लेकिन एक चीज वही होता है, जब एक थीम चला था लक्षद्वीप वाला, तब लग रहा था कि इस काउंटर में कुछ ना कुछ हलचल हमें देखने को मिल सकती है, तो उस बेसिस के ऊपर मैंने भी रिकमेंड किया था। लेकिन अभी स्टॉक में अगर ये चीज का बात करेंगे, तो स्टॉक जब तक ये 15 रुपए के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक थोड़ा सा क्या है दिक्कत है। अगर ये 15 रुपए के ऊपर निकलता है, तो फिर आपको जो भाव है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के कोई भी शेयर में अगर आप पैसा डालते हैं तो हमेशा एक स्टॉप लॉस को ज़रूर साथ लेके चलिए, वो ज़्यादा बेहतर है। IEX के शेयर 161 रुपये के दाम पर खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें, टारगेट क्या होंगे? देखो, IEX पहले कोविड के बाद मोनोपोली वाला स्टॉक था, सबके लेवल्स अच्छे थे। 170 इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अगर निकलता है तो फिर यहाँ से एक मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस मैं इनको सजेस्ट करूंगा एक ही चीज का, अगर ये 170 रुपए के ऊपर निकलता है तो स्टॉप लॉस हम लोग प्लान करके चलेंगे 164 रुपीज का। 164 रुपीज के ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो 170 का वेट करें। नहीं तो स्टॉप लॉस अभी के लिए 164, ये आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हो। आपके कॉस्ट के ऊपर ही स्टॉप लॉस होगा, आपको खोने के लिए कुछ नहीं। इसके अलावा एक सवाल आया है हेवेल्स पर, सूरज यादव साहब का। ये इसमें खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं क्योंकि आज वायर और केबल टूटा पड़ा है, क्या खरीदारी करनी चाहिए ना? देखो, हेवेल्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो काफी एक इम्पोर्टेंट लेवल था 1500, उस लेवल को ब्रेक किया था। स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे भी गया था 1400 रुपए के आसपास, तो अभी थोड़ा सा 1-2 दिन वेट करें। अगर ये कंसोलिडेशन रहता है और उसके बाद अगर ये 1520 ये लेवल के ऊपर निकलता है, तो 1490 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ क्या कर सकते हो, लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऊपर में पहला जो रेजिस्टेंस होगा 1600 के आसपास, वहां पे कुछ क्वांटिटी बुक करके बाकी का स्टॉप लॉस आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो आपको एक राय दी गई है हेवेल्स के संदर्भ में, अगर आप इस फॉल में इसमें पोजीशन लेना भी चाह रहे हो तो आप इनको अदरवाइज देख सकते हो। अब गुरुग्राम चलते हैं, वहाँ पे भगत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। सिंह साहब आप सुन पा रहे हैं? भगत सिंह जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको? एक मिनट होल्ड करो। जी जी, होल्ड कर रहा हूँ मैं, बताइए। हाँ जी, तो बताइए सिंह साहब, क्या सवाल है आज आपका? वो जेनसार है 30 शेयर एट द रेट ऑफ 600। ओके, और कितना टाइम इसको आप दे सकते हो जेंसार को? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। नितलेश सर क्या करें, जेंसार टेक में एक तरफा चला था, फिर अब एक तरफा नीचे आ रहा है, 600 रुपये पे खरीदारी है, 80 रुपये का गेन है, बने रहें या निकल जाएं? देखो, बने रह सकते, एक स्टॉप लॉस में मेंटेन करना पसंद करूंगा। जो स्टॉप लॉस बन के आएगा वो होगा 642 रुपीज के आसपास का। अगर ये आज का हाई अगर ये निकालता है तो थोड़ा सा एक और मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। स्टीव गिरावट हमें देखने को मिली थी ऊपर से, अगर हम लोग चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो उस ट्रेंड लाइन का भी क्या करेगा, स्टॉक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दिखाएगा। तो आज का जो हाई है वो ब्रेक होना काफी उसके लिए क्या है, जरूरी है। मतलब मोटा मोटी अगर हम लोग बात करेंगे तो 700 रुपए के ऊपर मेंटेन रहता है, तो यहाँ से एक फर्दर मिलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। नीचे में 642 मेरा स्टॉप लॉस।